सो हेलो गाइज। टुडे हम जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक बहुत बेहतरीन लेक्चर। और जैसा कि आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है। मैं चूज़ कर रहा था कि मैं क्या चुनूं, और मेरी पिछले एक महीने से रिसर्च चल रही थी इस टॉपिक पे कि भारतीयों ने, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो जिनको जो फॉरेनर्स को, जो विदेशी वैज्ञानिक हैं, उनको बहुत बड़ा अपने आप को कीर्तिमान स्थापित करने वाला व्यक्ति मानती है। और वो समझती है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट को वो इतने लेवल के नहीं हैं, उनको कुछ इतना पता नहीं है। मैंने इसी पे जो है पूरा स्टडी किया, और मैंने स्टडी करने के बाद अध्ययन किया, और उसके बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना जो है मैं अपनी युवा पीढ़ी को, चूँकि मैं जो हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को उनकी तैयारी भी करवाता हूँ, कुछ कभी कभी लेक्चर लाता हूँ, मेरा मन कर जाता है। तो आज एक और लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक। इसमें मैं बात करने वाला हूँ 20 साइंटिस्ट के बारे में, 20 भारत के महान साइंटिस्टों के बारे में बात करने वाले हैं। उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक बात आप ध्यान रखिए, मैं बायोग्राफी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि बायोग्राफी डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं यूट्यूब पे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ऐसा वीडियो आज तक यूट्यूब हिस्ट्री पे नहीं बना होगा। यूट्यूब हिस्ट्री कह रहा हूँ, आज तक किसी वीडियो ऐसा है नहीं जिसने जो है अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक पे जो है पूरा पूरा जो लेक्चर है वो डिलीवर किया हो, सारे साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया हो। तो जैसा कि मैं जो हूँ आपको बता दूँ कि मैं जो हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। और मेरे लिए यूपीएससी सब कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग कमेंट करते हो कि आप तो नहीं निकाले प्री मेंस इंटरव्यू कुछ, तो फिर आप कैसे बनाने आ गए हो। तो इससे पहले, चूँकि मेरे सपोर्टर वो जानते हैं मुझे अच्छे से, क्योंकि मैं जो हूँ जब भी किसी चीज़ पे बात करने आता हूँ तो बहुत डिटेल में बात करता हूँ। वो मेरे पिछले लेक्चर से आप सीख सकते हो। लेकिन कुछ होते हैं हमारे प्रियजन, वो कुछ ज़्यादा ही हमसे जो है लगाव महसूस करते हैं, जो ये मजबूर करते हैं कि मुझे काम और बेहतर करना है और मुझे चैलेंजिंग टास्क अपने आप को लेने हैं, और मुझे चैलेंज पसंद है। तो चलिए जो है इस वीडियो को बिना किसी बकवास के हमेशा की टैगलाइन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम जो है मैं आपको बता दूं, उनका नाम है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। सीवी रमन की अगर बात की जाए, ये पहले साइंटिस्ट हैं सीवी रमन। इनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या थे ये साइंटिस्ट, मैं आपको बता दूं कि भारत के बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए थे। इन्हीं के जन्म दिवस, इन्होंने जो है एक खोज की थी जिसको कहते हैं रमन इफेक्ट। मैं आपको फिर बता दूं कि आज मैं बायोग्राफी डिस्कस नहीं करने आया हूं, क्योंकि उस पर बायोग्राफी बताने वाले तो बहुत लोग मौजूद हैं, बट उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो योगदान है उसको कोई बताता नहीं है। तो उसी के लिए मैं इस चैलेंजिंग टास्क को लिया हूँ, जो यूट्यूब पे शायद किसी ने वीडियो में अभी तक नहीं लिया है। तो इन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट की। क्या होता है रमन इफेक्ट, तो मैं आपको बता दूं रमन इफेक्ट है क्या। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज मेरा जो बोर्ड है ये पीछे कुछ उस पर चला हुआ है, उसके पीछे जिम्मेदार है, मैंने एक बार इसमें वो वाला मार्कर चला दिया था जिसके कारण ये ऐसे ही हो चुका है। तो फिलहाल इसको मैं रिमूव करने को भविष्य में कोशिश करूँगा, लेकिन आज एडजस्ट कर लीजिए। बट इतना गारंटी है कि आज आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। क्या था रमन इफेक्ट? रमन इफेक्ट इन्होंने जो है 28 फरवरी को जो हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं इंडिया में, वो रमन इफेक्ट के ही चलते मनाया जाता है। ये रमन इफेक्ट था क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रेले स्कैटर इफेक्ट है, जो रेले स्कैटर लाइट है, उसका फिनोमेना ये कहता है कि जब आप किसी पार्टिकल पे जो है आप ई नाट एक इंसिडेंट लाइट जब आप डालते हो, एक इंसिडेंट लाइट जिसका नाम ई नाट है, ये जब आप डालते हो किसी पार्टिकल में, तो वो जो है ऐसे स्कैटर होकर के ई नाट की एनर्जी पे ही निकल जाती है बाहर। यानी कि जितनी एनर्जी पे जो है वेव आई, उतनी ही एनर्जी पे जो है वेव पार्टिकल से टकराने के बाद चली गई। लेकिन रमन इफेक्ट ये कहता है कि जब भी एक वेव इस पार्टिकल में पड़ती है, तो पार्टिकल जो है वो सिर्फ उतनी ही वेव पे नहीं जाता है, बल्कि कई सारी इनइलास्टिक वेव भी निकलती हैं, जो कुछ ऊपर भी जाती हैं, कुछ नीचे भी जाती हैं। इनमें से जो है कुछ का जो एनर्जी है वो जो है ई नाट से ज़्यादा हो जाता है, और कुछ का जो एनर्जी है वो जो ये वेव थी उससे एनर्जी से कम हो जाता है। यानी कि आपने क्या देखा, ये जो हमारा पुराना था रेले स्कैटरिंग इफेक्ट, वो ये कह रहा था कि ई नाट अगर लाइट पड़ेगी तो ई नाट एक ही लाइट जाएगी, और इससे जो है ये रेले ने कहा था। लेकिन जो रमन इफेक्ट है वो कहता है कि जब लाइट एक ई नाट लाइट एक पार्टिकल पे पड़ती है, तो वो लाइट की जो एनर्जी है
वो जो इंसिडेंट लाइट थी, इससे एनर्जी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है और वो एनर्जी कम भी हो सकती है। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम नाम दे देते हैं एंटी स्कैटरिंग लाइट, और जब एनर्जी जो है कम हो जाती है, जो शुरुआती लाइट थी हमारी E0, उससे जब एनर्जी कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टोक्स स्कैटरिंग। इसको हम कहते हैं स्टोक्स स्कैटरिंग, और इसको हम कहते हैं एंटी स्कैटरिंग लाइट, एंटी स्कैटरिंग, एंटी स्टैकरिंग स्टोक्स। ठीक है, एंटी स्कैटरिंग स्टोक्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि रमन इफेक्ट, चलिए आप समझ गए कि रमन इफेक्ट क्या है। एक लाइट पड़ती है, लाइट जो है कुछ एनर्जी गेन कर लेती है, कुछ एनर्जी अपने आप से रिमूव कर देती है, जिसके आधार पर दो नाम रख दिए गए। ठीक है, आखिर ये रमन इफेक्ट जो है, इसका हमारी असल ज़िंदगी में उपयोग क्या है? क्या ऐसा रमन इफेक्ट में इतना बड़ा खास था जो साइंटिस्ट जो है इसको बहुत बड़ा तीर मानते हैं और बहुत बड़ा जो है इसको रिसर्च मानते हैं? तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आज हमारी दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं, इन्होंने एक मशीन इन्वेंट की थी इसी प्रिंसिपल पे आधारित। देखिए ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत पे जो मशीन बनाई गई उसका नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या था? तो ये मशीन बड़ी काम की मशीन है। आज जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो जो है आपको बस स्कैन किया जाता है और वो मशीनें पता कर लेती हैं कि आपके अंदर क्या विस्फोटक रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, या कोई मेटल आपके अंदर है। जब कोई चीज़ अगर आपके अंदर डिटेक्ट करनी हो तो हम आज यूज़ क्या करते हैं? हम आज यूज़ करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। आपको नहीं पता होगा, वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। इसमें होता क्या है, कैसे वर्क करता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? इसमें होता कुछ नहीं है, बस एक जो है लेजर होती है, एक लेजर होती है, वो आपके शरीर पे पड़ती है, वो आपके शरीर पे पड़ती है। उसके बाद जो आपके शरीर में मौजूद जो भी जितने भी प्रकार के सब्सटेंस आपके शरीर में मौजूद हैं, या मान लीजिए आप गन लिए हो, या मान लीजिए आप बम लिए हो, वो जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब का जो है एक रमन फिंगरप्रिंट बनाती है। क्या बनाती है? रमन फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का मतलब यानी कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका स्टडी करती है। देखिए हर चीज़ का इस दुनिया में केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि जितना भी केमिकल स्ट्रक्चर है इस दुनिया में, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो मार्कर का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, सबका जो फिंगरप्रिंट है वो सबका अलग अलग है। यानी कि अभी तक आपने अंगूठे की फिंगरप्रिंट देखी थी, इन्होंने पूरी दुनिया का फिंगरप्रिंट दे दिया। इन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। जब हर चीज़ का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो साइंटिस्ट ने एक पूरा डेटा बनाया इस दुनिया का, सबका स्ट्रक्चर जो है पढ़ा, सबका स्ट्रक्चर को एक कंप्यूटर में फीड किया। जब कंप्यूटर में फीड किया तो उन्होंने एक यंत्र बना दिया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें होता क्या है, आपके शरीर पर लेजर लाइट जाती है। लेजर लाइट जाने के बाद आपके शरीर में जितने भी मौजूद फिंगरप्रिंट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनकी फिंगरप्रिंट की जो है स्टडी करती है। उसके बाद उसको एक कंप्यूटर में चूंकि सारे डेटा फीड हैं, उसमें जिससे मैच कर जाता है। देखिए जो स्ट्रक्चर आपके जितने भी फिंगरप्रिंट आपके शरीर में मौजूद थे, जिन भी मटेरियल के, उनका फिंगरप्रिंट जो है गया कंप्यूटर में जाने के बाद कंप्यूटर से मैच किया गया। अगर कहीं आपका फिंगरप्रिंट जो आपके चीज़ आपके शरीर से फिंगरप्रिंट जो निकला था जिस भी मटेरियल का, वो कंप्यूटर में मैच कर जाता है। उसने बता दिया कि ये जो है फिंगरप्रिंट जो आपने इसके शरीर से निकाला है, ये फिंगरप्रिंट वॉच का है। तो वॉच तो कोई डेंजर चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं बम से मैच कर गया वो फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये लेजर लाइट है, बहुत हार्ड जाती है, वो सब पता कर लेती है। आपका स्ट्रक्चर बनाएगी आपके बॉडी में, आपके शरीर में, क्या इस दुनिया का कोई भी ब्रह्मांड का चीज़ है, उसका स्ट्रक्चर बनाएगी, उसका केमिकल कंपोजिशन बनाएगी, उसके बाद कंप्यूटर में जाएगा, उससे मैचिंग होगी कि किससे मैच कर रहा है, उसके बाद वो बता देगा कि ये चीज़ फला चीज़ है। मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा चीज़ जो है ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन इफेक्ट ने डिस्क्राइब किया। मतलब इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है? इसका बेहतरीन एप्लीकेशन ये हो सकता है कि आने वाली दुनिया में, आने वाली दुनिया तो छोड़ दीजिए, बल्कि आज ही की दुनिया में जो है जितने भी इंटरस्टेलर प्लैनेट्स होते हैं और जितने भी जो है सैटेलाइट से चीज़ों को निगरानी की जाती है धरती पे, सैटेलाइट से जितनी भी चीज़ों को नीचे डिटेक्ट किया जाता है कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, या तमाम चीज़ों की निगरानी रखने का काम या किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने का काम धरती पर, ये आज भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है। और वो जो फिंगरप्रिंट है उस ऑब्जेक्ट का बन जाता है, उसके बाद कंप्यूटर में टेस्ट किया जाता है कि फिंगरप्रिंट किससे मैच कर रहा है, और वो चीज़ हमें बिना टच किए, बिना उसका हमें कुछ लिए, बिना छुए आप बता सकते हो कि ये चीज़ क्या है। कितना भयंकर आविष्कार जो है हमारे सर सीवी रमन जी ने किया था। ठीक है, तो अभी जो है हम दूसरे साइंटिस्ट पर जंप करने वाले हैं, और हमारे दूसरे साइंटिस्ट का नाम है,
तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। जी हाँ, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आखिर क्या इन्होंने किया था उसका मैं आपको बता देता हूँ। आचार्य जगदीश चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो ये भारत के जितने भी पेड़ पौधों के बारे में, यदि पेड़ पौधों में जीवन होता है, लाइफ जो है पेड़ पौधों में होती है, ये अगर किसी व्यक्ति विशेष ने बताया है तो वो जो है जगदीश चंद्र बोस ही थे। ये बंगाल में पैदा हुए थे और ये बंगाली थे। ये भारत के फिजिसिस्ट थे। इनका जन्म जो है इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में मेमन सिंह जगह में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में पड़ती है। और ये जो है, अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने 1895 में 60 हर्ट्ज की, 60 हर्ट्ज की 23 मीटर तक इन्होंने जो है रेडियो वेव को भेजा था। मैं आपको बता दूं, 1895 में 60 हर्ट्ज की पहली बार दुनिया में कोई वेव भेज रहा है और उसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को आप दीवारों के पार भी भेज सकते हो। ये पहली बार जगदीश चंद्र बोस बता रहे हैं 1895 में, जिससे आगे चल करके जो है, जो मोबाइल फ़ोन, जो आज हमारी डिवाइसेस वायरलेस चलती हैं, तो अगर फादर ऑफ इंडियन वायरलेस टेक्नोलॉजी कहा जाए तो आप जगदीश चंद्र बोस को कह सकते हो। लेकिन इनको जो है कभी कोई रिकग्निशन नहीं मिल सका। इसके पीछे कारण जिम्मेदार था, वो कारण जिम्मेदार था ये कि इनकी जो चीज़ें थी उनको जो है विदेशी लोग कॉपी कर ले गए। उन्होंने मोबाइल फ़ोन बना दिया। तो आज आप पढ़ते हो कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल ने किया, या रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने किया। लेकिन इनको कभी रिकग्निशन नहीं मिल चुकी, जबकि इन्होंने पहली बार बताया था 1895 में, और इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 60 हर्ट्ज की रेडियो वेव्स को दीवारों के पार भेज कर दिखाया था। यानी कि इन्हें अगर हम फादर ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया कहना चाहें तो कोई गलत नहीं होगा, और इन्हें कहा जाता है। ये पहली बार जो है साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवरी की। और मैं आपको बता दूं, अगर दुनिया में जो है पहली बार किसी ने पेटेंट करवाया तो पेटेंट करवाने वाले यही थे। इन्होंने जो है दुनिया में पहली बार बोस कोहेरर बनाया, बोस कोहेरर बनाया। और ये बोस कोहेरर जो है, ये एक सेमीकंडक्टर डायोड था। सेमीकंडक्टर डायोड था, ये पहला सेमीकंडक्टर डायोड था। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर जो है एक प्रकार का मटेरियल होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन, चिप्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बनाने में प्रयोग होता है। तो इन्होंने एक सेमीकंडक्टर डायोड बनाया था, जिसको जो है जगदीश चंद्र बोस का कोहेरर कहते हैं। और ये जो है दुनिया का पहला पेटेंट था जिसको अमेरिका ने किया था। ये दुनिया का पहला पेटेंट इन्हीं के नाम है। और ये कब किया गया था, तो 1904 में। और ये करता क्या था, तो इसमें जो है ये दरअसल क्या करता था कि ये आर्टिफिशली मतलब पहले माना जाता था कि ये आर्टिफिशियल रेटिना था। मतलब ये किसी भी चीज़ के अंदर जो है देख लेता था। जैसे पहले इंसान ये मानते थे कि आप जो है किसी चीज़ के अंदर देख ही नहीं सकते हो, तो ये जो है इन्होंने इसको नाम दिया था आर्टिफिशियल रेटिना। ये बना किससे था, मतलब ये वो आँख थी जो आर पार भी देख लेती थी, और इसको उन्होंने नाम दिया आर्टिफिशियल रेटिना, यानी कि कृत्रिम रेटिना। जो हमारी आँख में पाया जाता है वो नेचुरल होता है, और ये आर्टिफिशियल रेटिना था जो किसी भी चीज़ के अंदर देख लेता था। और ये बना किससे था, तो ये बना था लेड सल्फाइड से, यानी कि PbS से बना था। और ये आर्टिफिशियल रेटिना का नाम इसको दिया गया। और ये सेमीकंडक्टर था, और ये पहले एशियन बन गए जिन्होंने जो है पेटेंट अपने नाम किया, पहला पेटेंट। अगला इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया। क्रेस्कोग्राफ ये बहुत ही जो है बेहतरीन डिवाइस है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि देखिए, इन्होंने जो है कभी केमिकल का प्रयोग नहीं किया। केमिकल जो स्टिमुली होती हैं, जैसे किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट में आप अगर केमिकल का प्रयोग करो, तो ये इन्होंने केमिकल प्रयोग नहीं किया। इन्होंने एनिमल और प्लांट्स पे, एनिमल और प्लांट्स किस प्रकार से वो ग्रो करते हैं, इसको देखने के लिए उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक स्टिमुली का प्रयोग किया। इलेक्ट्रिक स्टिमुली का प्रयोग किया किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर, एनिमल के ऊपर। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक स्टिमुली का प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो उसका रिस्पॉन्ड देते हैं। यानी कि जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक स्टिमुली पड़ती है तो जितनी भी जो है प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो सारे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो एनिमल होते हैं वो उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, जबकि जो प्लांट होते हैं वो थोड़ा स्लो करते हैं। इनका जो क्रेस्कोग्राफ यंत्र था, ये पौधों में होने वाली मिलियंस, अगर बहुत ही छोटा सा चीज़ जो है प्लांट में मिलीमीटर तक का भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो जो है ये बता देता था कि जो है प्लांट ग्रो कर रहे हैं। मतलब मिलीमीटर का भी ग्रोथ अगर प्लांट में होगा तो भी ये यंत्र बता देता था कि प्लांट में ग्रोथ हुआ है। लेकिन वो ग्रोथ जो है एनिमल्स की अपेक्षा प्लांट में थोड़ा स्लो होता था। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने क्रेस्कोग्राफ पे
जो जितने भी डेटा इन्होंने ऑब्जर्व किए उन डेटा को पढ़ करके एक निष्कर्ष निकाला कि प्लांट में भी लाइफ होती है, प्लांट में भी लाइफ होती है। पहली बार कोई साइंटिस्ट बता रहा है कि प्लांट में भी लाइफ होती है और प्लांट का भी अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो है श्वसन तंत्र होता है। पेड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ भी सांस लेते हैं, ट्रीज भी सांस लेते हैं। ये दुनिया में अगर किसी व्यक्ति ने बताया तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस थे। तो इनकी कहानी ख़त्म हुई। अब आ जाता हूँ मैं थर्ड साइंटिस्ट पे, और आज अब मैं बात करने वाला हूँ थर्ड साइंटिस्ट के ऊपर। और उन थर्ड साइंटिस्ट का नाम है, तो उन थर्ड साइंटिस्ट का नाम है, मैं आपको बता दूं, उनका नाम है, जैसा कि आप सभी जानते हो, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस पे जो है 2018 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है सत्येंद्र नाथ की स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, सत्येंद्र नाथ की स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तीसरे साइंटिस्ट हमारे हैं सत्येंद्र नाथ बोस। तीसरे साइंटिस्ट की हम बात करने वाले हैं एस.एन. बोस। ये बड़ा यूनिक साइंटिस्ट है, यूनिक साइंटिस्ट, बड़ा ही जो है विचित्र प्रकार का ये व्यक्ति हैं, और इनके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो ये हैं सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जो जन्म है वो, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। बट ये जो है इन्होंने जगदीश चंद्र बोस के जो है इनके टीचर रह चुके हैं, यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने इनको पढ़ाया होगा कभी। और जो मेघनाथ शाह हैं उनके साथ मिल करके इन्होंने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। यानी कि जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं उनको कभी एक ज़माने में जगदीश चंद्र बोस ने पढ़ाया होगा। और जो इनके फेलो थे, जो इनके साथ जो है काम करते थे, मेघनाथ शाह जी के साथ इन्होंने काम करके इन्होंने जो है जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसको 1919 में पब्लिश किया, ट्रांसलेशन किया उसका, इन दोनों लोगों ने मिलकर, सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ शाह ने मिल करके। ठीक है, अब बात की जाए कि 2018 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पता हो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पता हो क्या होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अगर बात की जाए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है कि अभी तक जब आप देखते थे कि पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करते हैं, जब देखिए इन्होंने क्या किया, दुनिया में जो है सबसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का इजाद किया जिसका नाम था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो है कुछ पार्टिकल्स को, देखिए ये बहुत बड़ा चीज़ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको लेकर के मतलब इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन भविष्य में इनको पढ़ करके लोगों ने इनकी कागज़ को पढ़ पढ़ करके नोबेल प्राइज़ को हासिल किया, लेकिन इनको कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। आज जो आप हिग्स बोसान फील्ड सुनते हो, आज जो आप नोबेल प्राइज़ सुनते हो 1895 में मिला हो, फिर चाहे 2008 में 2014 में जो है जो एक्सपेरिमेंट किए गए हिग्स को जो है नोबेल प्राइज़ मिला हो, ये सारी चीज़ें मतलब इतना बड़ा खोज इन्होंने कर डाला। जिन्होंने खोज किया उनको कुछ नहीं मिला, बट बाद में जो साइंटिस्ट ने इन्हीं की पढ़े हुए डॉक्यूमेंट से पता कर करके उसी में थोड़ा उड़ल फेर कर करके गॉड पार्टिकल और दुनिया का पार्टिकल का खोज कर डाला। तो आज मैं ऐसा आपको समझाऊंगा बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। तो देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, ये एक स्टेट ऑफ मैटर होती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि आप जानते हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। होता क्या है कि जब हम बोसान पार्टिकल्स को अब ये बोसान पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो बोसान पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करते हैं। शांत रहिए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि मैं आपको अभी इतना अच्छे से क्वांटम फिजिक्स पढ़ा दूंगा। छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको क्वांटम फिजिक्स से कराऊंगा, क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस को यूपीएससी पूछ चुकी है। मैं क्वांटम फिजिक्स से आपको थोड़ा दर्शन कराऊंगा अभी। तो अभी आप इतना भूल जाइए, अभी आप बस इतना याद रखिए कि बोसान पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं, बोसान पार्टिकल्स वो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये फोर्स कैरिंग का पार्टिकल्स होते हैं बोसान, जो है जिनका इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर आप करोगे तो वो दो के उसमें आएगा, मतलब इवन आएगा। ठीक है, जिनका जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप जोड़ो अगर इवन आ जाए तो बोसान पार्टिकल्स होते हैं। फिलहाल बोसान पार्टिकल्स जो है फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं। फोर्स कैरिंग पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जब आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स
कितनी कम लगी है, कितनी ज़्यादा लगी है, ये डिपेंड करता है बोसान पार्टिकल्स पे। यानी कि बोसान पार्टिकल्स ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है उसका जिम्मेदार होते हैं। समझ गए। हालांकि अभी तो शुरुआत है, अभी मैं आपको क्वांटम फिजिक्स से भी दर्शन कराऊंगा। तो देखिए, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था उसमें हुआ क्या कि इन्होंने बोसान पार्टिकल्स को लिया और बोसान पार्टिकल्स को इन्होंने ठंडा करना चालू किया। कितना ठंडा करना चालू किया? बोसान पार्टिकल्स को इन्होंने जब 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आए, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आए, तो हुआ पता क्या? हुआ कुछ यूं, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में लेकर आए, तो इन्होंने एक नई चीज़ देखी। पता क्या नई चीज़ देखी? इन्होंने देखा कि जो बोसान पार्टिकल्स हैं वो जो है नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। एनर्जी के तुलना में अगर देखा जाए तो ये बोसान पार्टिकल्स जो है नीचे आ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जा रहा है बोसान पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है। अगर आपको दे ब्रॉगली जो है एक साइंटिस्ट हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? तो जब भी जो है ये पार्टिकल टेम्परेचर में कोल्ड होते जा रहे हैं तो इनकी जो वेवलेंथ है वो इनकी जो वेवलेंथ है उसके कारण ये जो है आपस में मिलते जा रहे हैं। यानी कि जब एक बहुत ही ज़्यादा जब इनको कोल्ड कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा जब ठंडा इनको कर देते हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं एक साथ मिल जाते हैं। और ये क्या दर्शाते हैं? सुपर कंडक्टिविटी, सुपर एटॉमिसिटी। क्या होता है सुपर एटॉमिसिटी? मतलब ये ऐसे बिहेव करते हैं जब इनको बहुत ठंडा किया जाता है, बहुत ही चिल्ड ठंडा किया जाता है, तब ऐसा ये नेचर शो करते हैं कि ये सारे अलग अलग नहीं हैं, ये सारे एक ही हैं, ये सारे एक ही हैं। यानी कि इनका जो है अलग अलग नेचर नहीं है। हम इनको अलग अलग नहीं, जब ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे कर, पहले तो ये अलग अलग गुण दिखा रहे थे, लेकिन जब इनको बहुत ठंडा किया गया तो ये एक ही प्रकार का नेचर दिखाने लगे। यानी कि ये सब पार्टिकल अलग अलग दिखना बंद हो गए और ये सब एक ही में मिल गए आकर के, जिसको हम सुपर कंडक्टिविटी या सुपर एटॉमिसिटी या सुपर कंप्यूटर में प्रयोग कर सकते हैं या लेजर लाइट में प्रयोग कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये कुछ फिजिक्स वाली बात ज़्यादा हो गई, अब थोड़ा सा आप अगर एग्जाम्पल ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल मैं बिल्कुल आसानी से ले देता हूँ। पहले दुनिया क्या मानती थी इस एक्सपेरिमेंट से पहले कि दो चीज़ें जो है अगर वो अलग अलग हैं तो वो जो है अलग अलग स्पेस लेंगी। यानी कि अगर मेरा ये हाथ है तो ये अलग स्पेस लेगा, ये मेरा हाथ है अलग स्पेस लेगा। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा था कि एक ही स्पेस में दो लोग रह सकते हैं, एक ही स्पेस में दो मैटर रह सकते हैं, एक ही स्पेस में दो मैटर रह सकते हैं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आप कहोगे सर मज़ा अभी भी नहीं आया, तो मज़ा अभी लगा देता हूँ। आपने कभी लाइट का देखा है सिस्टम? लाइट भी तो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। जो फोटान पार्टिकल होते हैं, जो हमारी लाइट होती है वो फोटान के माध्यम से आती है। अगर आपको थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज होगा तो जो हमारी लाइट होती है वो फोटान के माध्यम से आती है। अब लाइट में क्या होता है? अगर आज की जो लेजर लाइट हैं उनमें भी इनका प्रयोग है। आज की लेजर लाइट में क्या होता है? लेजर लाइट में क्या है? आप एक छोटा सा बल्ब जलाओ तो भी वो उतने बीम मारेगा, लाइट उतने बीम मारेगा। आप एक भयंकर लेजर लाइट ले आइए, वो भी उतने ही बीम में। देखिए ना, आपकी लेजर लाइट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इसी प्रिंसिपल पे। एक लेजर लाइट जो हल्की होती है उसमें जो है कम पार्टिकल जाते हैं, तो हल्की उसमें से रे निकलती है। जबकि एक भयंकर लेजर लाइट होती है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, उसी उतने ही एरिया से जो है बहुत भयंकर लाइट जाती है। ये आपने क्या देखा? आपने यही तो देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह पे आ गए। हम पहले सोचते थे कि सारे लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहता है कि सारे एटम्स को बहुत ठंडा किया जाता है बोसान पार्टिकल्स को, तो वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो अलग अलग थे नहीं, वो एक ताकत हैं, वो एक बहुत बड़ी ताकत हैं जो है इसको जो है एक तरीके से दिखाता है। मतलब जब बहुत ठंडा किया गया तो ये सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। इसका प्रयोग हम सुपर कंप्यूटर में कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में भी आज तक यही माना जाता था कि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो 10 की उस पे चलते हैं, 10 बिट पे चलते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर ने क्या किया? सुपर कंप्यूटर ने दिखा दिया कि क्यूबिट जो है, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर हैं वो 10 पे सिर्फ नहीं, 10 के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो सुपर कंप्यूटर हमारे होते हैं वो सिर्फ 10 पे काम नहीं करते हैं, बल्कि 1 और 0 के बीच में भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बीच में भी कोई चीज़ पाई जाती है। इसी को हम जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर आप इतना समझ गए हो तो आप बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स भी बहुत आसानी समझ जाओगे। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जब जो है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड करते चले जाते हो किसी भी चीज़ को, जब बहुत ज़्यादा जो है बोसान पार्टिकल्स को, बोस स्टैटिस्टिक्स जो है
वो ये बताती है कि बोस जो स्टैटिक्स है वो ये बताती है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे कितने पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स जो है रह सकते हैं। यानी कि एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मैंने आपको बता दिया। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे कितने नंबर ऑफ बोसान पार्टिकल्स रह सकते हैं। तो ये जो है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वही मतलब एक एनर्जी लेवल पे कितने बोसान पार्टिकल्स आ सकते हैं, ये हमारी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स बताती है। तो ये तो जो था, ये आपने जो है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को भी आपने बहुत आसानी से समझ लिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी समझ लिया। अब थोड़ा सा जो है हम फिजिक्स का दर्शन करेंगे और ये समझेंगे कि क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ होती है और कौन खेत की चिड़िया है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स का भी जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब जो है हम क्वांटम फिजिक्स पे थोड़ा घुसते हैं। तो बोस आइंस्टीन का जो स्टैटिक्स है उस पर हम सिर्फ इतना ही नहीं बात करेंगे बल्कि और डिटेल में बात करेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के ऊपर। अब देखिएगा, आपको जो है मैं आज छोटी सी क्वांटम फिजिक्स से दर्शन कराता हूँ। क्या होती है क्वांटम फिजिक्स? आपने फिजिक्स तो ज़रूर पढ़ी होगी अपने कॉलेज के दिनों में, बस शर्त यह है कि आपने जो है ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड आपका ना हो तो चलिए मैं आपको बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स से दर्शन कराता हूँ। ट्राई करूँगा कि आपको स्टैटिक्स समझ आ जाए। देखिए जो फिजिक्स होती है वो फिजिक्स स्टडी करती है फिजिकल चीज़ों के बारे में, कि पूरी दुनिया जो है वो फिजिक्स से कैसे रन करती है। उसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को देखा जाता है फिजिक्स में। लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स होती है, जो क्वांटम फिजिक्स होती है वो स्टडी करती है एटम लेवल पे, एटम लेवल पे, एटम लेवल पे। और स्टैटिक्स जो इस दुनिया में है, स्टैटिक्स इस दुनिया में जो स्टैटिक्स है वो दो प्रकार की है। स्टैटिक्स दो प्रकार की होती है, एक क्लासिकल स्टैटिक्स, एक क्लासिकल स्टैटिक्स और एक होती है क्वांटम स्टैटिक्स। एक क्वांटम स्टैटिक्स, एक होती है क्लासिकल स्टैटिक्स। जो इस क्लासिकल स्टैटिक्स है, जो क्लासिकल स्टैटिक्स है ये कहती है कि हम किसी भी एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम जो एटम्स का स्टडी करेंगे उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि एटम अगर ए बी सी डी अलग अलग हैं तो उनको हम डिस्टिंग्स कर सकते हैं, अंतर उनमें कर सकते हैं। क्लासिकल स्टैटिक्स ये कहती है कि हम एटम के बीच में अंतर कर सकते हैं। और क्लासिकल स्टैटिक्स का जो ये प्रिंसिपल है ये किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स बोल्टमैन स्टैटिक्स इसको भी कहते हैं। यानी कि क्लासिकल स्टैटिक्स के जो फाउंडर हैं वो मैक्स बोल्टमैन स्टैटिक्स भी इसको कहते हैं, जिसमें जो है आप एटम्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसमें एटम को आप डिस्टिंग्स कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। एक सेकंड मैं स्क्रीन को देख लेता हूँ। तो इस समय जो है सब चंगा से। तो अब जो है क्वांटम स्टैटिक्स की मैं बात करता हूँ। क्वांटम स्टैटिक्स को ही हमें पढ़ना है क्योंकि इन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस ने जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स दी थी वो क्वांटम में ही आएगी। क्वांटम में क्या होता है? क्वांटम में आप एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है जो एटम्स हैं उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, आपको सारे एटम एक ही तरीके से देखने पड़ेंगे। जैसे जब भी आप जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब आप पढ़ते हो, जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आपने क्या देखा होगा कि एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में जो है एटम को ऐसे ऐसे भरा जाता है। तो ये आपने क्या देखा था? ये आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। क्या हो सकता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन एक ही के ऊपर आ जाए, एक ही के ऊपर आ जाए? यही तो कहती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स यही कहती है कि आप एटम्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं, यानी कि एक ही स्पेस में कई सारे एटम्स आ सकते हैं। और ये जो है इनडिस्टिंक्सिबल है, यानी कि इसमें आप जो है अंतर नहीं कर सकते हो एक एटम से दूसरे एटम में। तो क्वांटम स्टैटिक्स जो है, जो क्वांटम स्टैटिक्स है ये दो प्रकार से होती है। जो क्वांटम स्टैटिक्स है ये दो प्रकार की होती है। एक है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, एक है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, दूसरी है फर्मी डेराक स्टैटिक्स, फर्मी डेराक स्टैटिक्स। जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले फर्मी डेराक समझ लेते हैं। फर्मी डेराक स्टैटिक्स जिन जो एटम्स के बारे में बात करती है उनको हम फर्मियांस कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? फर्मियांस। फर्मियांस क्या होते हैं? फर्मियांस वो एटम होते हैं जो इस दुनिया में मैटर बनाते हैं। मतलब इस दुनिया में
जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे तुम्हारे हो गए क्वार्क, जैसे तुम्हारे हो गए क्वार्क, जैसे हो गए आपके लेप्टॉन्स। और इनको जो है, जो ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स है, इसके जो एटम्स हैं उनको दाबा नहीं जा सकता है, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैटर पार्टिकल्स हैं, यानी कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स उन पार्टिकल्स पे लगती है जो अपने आप में मैटर को शामिल करते हैं। जैसे तुम्हारे हो गए इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम्हारे हो गए प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होता है ना वजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वजन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वजन होता है। अगर आपने पढ़ा होगा सीधा सा 9.1 इंटू 10⁻31, ऐसे करके 1.6 इंटू 10⁻27, ऐसे शायद आपने पढ़ा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वजन होता है, यानी कि ये मास कैरियर होते हैं, ये मास कैरियर होते हैं, ये मास कैरियर होते हैं। लेकिन जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स है, जो अच्छा एक चीज़ और, जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है, जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है, इसमें जो स्पिन होती है वो हाफ होती है। यानी कि आप ऐसे समझिए, जो आपने 11th-12th में जो इलेक्ट्रॉन को भरने का हुंड का लॉ पढ़ा होगा, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को भरते थे, उसमें क्या आप दिखाते थे, एक ऐसे स्पिन बनाते थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते थे। इसका मतलब क्या था कि हाफ है, हाफ, ये हाफ है, ये यानी कि जो है ये जो है हाफ स्पिन को दर्शाता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है इनकी। लेकिन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या अच्छा, और एक चीज़ और, ये जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है जो ये मानता है कि एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल रह सकते हैं। यानी कि एक पार्टिकल एक ही एनर्जी लेवल में रहेगा, एक पार्टिकल एक ही एनर्जी लेवल में रहेगा, ये बताती है हमारी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब बात कर लेते हैं अपनी असली स्टैटिस्टिक्स की, जिसको जो है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये किस पे अप्लाई होती है, तो ये बोसान पार्टिकल पे अप्लाई होती है। बोसान पार्टिकल बोले तो जो लाइट से आने वाले पार्टिकल होते हैं ना, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, जो फोटॉन्स के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आती है, जो मासलेस फोटॉन्स होते हैं, तो इनको जो है फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, लाइट हमारे पास फोटॉन्स के माध्यम से ही आती है। इनमें जो स्पिन होती है वो इंटीग्रल होती है, इंटीग्रल स्पिन का बोले तो 0, 1, 2, यानी कि इसमें हाफ हाफ नहीं होता है, पूरा पूरा फुल होता है स्पिन इनका। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो ये जो है पॉली प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेसी क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेसी ये कहता है कि एक ही एनर्जी लेवल में कई सारे पार्टिकल रह सकते हैं। यही तो मैं आपको पढ़ा के आया कि एक ही एनर्जी लेवल में कई सारे पार्टिकल्स रह सकते हैं, ये कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेसी, जो फॉलो होता है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में। अब सवाल ये है कि मैंने सर आपको ये पढ़ा दिया, फर्मी डिराक स्टैटिक्स पढ़ा दी, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स पढ़ा दी। अब जल्दी से हमें ये बताओ कि ये जो बोसान्स हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी दुनिया में जितनी भी मैटर वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका बनता है क्वार्क से। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन जो है आपका बनता है दो अपक्वार्क से, दो अपक्वार्क। ये क्वार्क जो है ये इसका मैटर है। क्वार्क जो है वजन लिए मास कैरियर, यानी कि क्वार्क जो है जिसका जो मास लिए हुए है, जो अप क्वार्क होता है, दो अप क्वार्क होते हैं प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होते हैं, और प्रोटॉन में जो है एक डाउन क्वार्क होता है। तो प्रोटॉन में आपने क्या देखा, दो अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। तो ये तो हो गई मैटर की चीज़, यानी कि यहाँ पे लगेगी आपकी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फिर ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहाँ लगती है, तो वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बोसान पार्टिकल्स होते हैं, जैसे तुम्हारे फोटॉन हो गए, या डब्लू बोसान हो गए, या जेड बोसान हो गए, या ग्लूऑन हो गए, ये सारे जो फोटॉन्स हैं, ये सारे जो आपके फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर के जो प्रोटॉन बना है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिल करके जो प्रोटॉन बना है, उसके बीच में कितनी फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा, यही लगाते हैं, यही लोग लगाते हैं, यही फोर्स पार्टिकल्स। तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो बोसान पार्टिकल्स से लगती है। बोसान पार्टिकल्स बोले तो वो जो है फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं, उनमें फोटॉन भी हो सकता है, उनमें डब्लू बोसान भी हो सकता है, उनमें जेड बोसान भी हो सकता है, उनमें ग्लूऑन भी हो सकता है। जैसे
जो है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। यानी कि जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के जो बोसान पार्टिकल्स होते हैं, या जिनको हम वेक्टर पार्टिकल्स कहते हैं, या जिनको हम गॉर्ज बोसान कहते हैं, या जिनको फोर्स कैरियर पार्टिकल्स कहते हैं, ये फोर्स का काम करते हैं। किनके बीच लगाने का? इनके बीच लगाने का। इनके बीच में जो लोग होते हैं, इनके जो ये मैटर पार्टिकल है, जिससे जो है आपका मास, जो ये मैटर पार्टिकल्स है, जो मास कैरियर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स बाइंडिंग का काम है, जो फोर्स को बाइंडिंग करने का काम है कि कितनी तेज से फोर्स लगेगी, वो काम ये लोग करते हैं। और जो व्यक्ति, जो चीज़ में फोर्स ज़्यादा लगेगी, जो चीज़ में फोर्स ज़्यादा लगेगी, वो चीज़ अपने आप में भारी हो जाएगी। जैसे जो है, अगर आपने हाल ही में देखा होगा, एक बहुत बड़ी जो है व्यक्ति अभी डेथ हुई है, जिनका नाम था हिग्स बोसान। हिग्स बोसान को 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। हिग्स बोसान ने पता क्या फाउंड किया था? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिग्स बोसान ने पता क्या किया था? तो हिग्स बोसान ने जो है वो इसी में आए थे। हिग्स बोसान जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही बोसान पार्टिकल को नाम दे दिया था हिग्स बोसान। उनका नाम था हिग्स, और उन्होंने नाम दे दिया अपना पार्टिकल का हिग्स बोसान। और ये हिग्स बोसान पता क्या था? इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल के बीच में जो मास आता है, जितने भी इस दुनिया में मैटर है, चाहे मार्कर है, मार्कर पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होंगे, लेकिन उन पार्टिकल में वजन कहाँ से आया, उनमें मास कहाँ से आया? तो हिग्स बोसान कहते हैं कि उनमें जो वजन आया है, वो वजन आया है हिग्स बोसान पार्टिकल के कारण। उनमें जो वजन आया है हिग्स बोसान पार्टिकल्स के कारण। लेकिन सवाल ये है कि कोई चीज़ हल्की होती है, कोई चीज़ गर्मी होती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण उन्होंने दिया कि हिग्स बोसान जो पार्टिकल्स होते हैं, वो होते तो सब में हैं, लेकिन जो हिग्स फील्ड से, इस दुनिया में हिग्स फील्ड पाई जाती है, जो हिग्स फील्ड में तेजी से कोलाइड करते हैं, उनमें जो है मास उन ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो जाता है, और जो हिग्स फील्ड में कम कोलाइड करते हैं, धीरे से कोलाइड करते हैं, उनका मास ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक्टर होते हैं, कुछ सस्ता एक्टर होता है, कोई मेगा एक्टर होता है, कुछ के भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, कुछ की भीड़ कम आती है। तो जहाँ पे जो है जो हिग्स फील्ड में बहुत तेज़ी से कोलाइड करते हैं, ज़्यादा कोलाइड करते हैं, उनमें जो है मास उन चीज़ों का ज़्यादा हो जाता है, और जो कम कोलाइड करते हैं उनका मास कम हो जाता है। हिग्स जो बोसान है, ये मास कैरिंग पार्टिकल्स हैं। मैंने आपको क्या बताया? हिग्स बोसान पार्टिकल आते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि जो बोसान पार्टिकल्स हैं, जो फोर्स कैरिंग पार्टिकल हैं, जो बोसान पार्टिकल्स हैं, बोसान पार्टिकल दो तरीके के होते हैं। एक वेक्टर पार्टिकल्स होते हैं, एक स्केलर पार्टिकल्स होते हैं। वेक्टर पार्टिकल्स फोर्स कैरियर होते हैं, जैसे प्रोटॉन, डब्ल्यू बोसान, जेड बोसान, ग्लूऑन। और जबकि बोसान पार्टिकल जो स्केलर बोसान होते हैं, वो हिग्स बोसान होते हैं, जो मास कैरियर होते हैं। और ये लोग क्या होते हैं? ये मैटर पार्टिकल्स होते हैं, ये जो है मैटर कैरियर होते हैं। तो उम्मीद है आप जो है बहुत लेमन टर्म्स में जो है जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करना था आपको कर दिया, और आप क्वांटम फिजिक्स से दर्शन कर चुके हो। आई होप आपने क्वांटम फिजिक्स को पढ़ा होगा, समझा होगा और इन्जॉय किया होगा। इतने आसानी भाषा से आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया। हालांकि ये यात्रा थोड़ी लंबी है, और मैं अभी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट पे बात करने वाला हूँ। हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि इस दुनिया के जो है, इस भारत के की भूमि के, जो अपने आप को ऐसा अपने आप को ऐसा उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में बिल्डअप किया कि वो जो है बहुत ही साधारण एक परिवार से निकले, और उन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति बनने तक की जो यात्रा थी उसको तय किया। उनका नाम है श्री APJ अब्दुल कलाम। हमारे फोर्थ जो है साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, जिनका नाम आप जानते होंगे, हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, APJ कलाम को जो है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इन पे हमने 1.5 घंटे बोला हुआ है। एक बायोग्राफी बना के रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और बायोग्राफी वाले सेक्शन की प्लेलिस्ट देखिएगा, या फिर हिस्ट्री वाली देखिएगा, उसमें इनकी बायोग्राफी आपको 1.5 घंटे की मिल जाएगी अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो। फिलहाल इन्होंने काम किया, इन्होंने जो है इंडिया का जो SLV रॉकेट था, SLV थर्ड रॉकेट, वो जो है पहली बार अगर भारत को किसी ने SLV रॉकेट दिया तो वो SLV रॉकेट जो है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर APJ कलाम ही थे। और इन्हीं के SLV रॉकेट के द्वारा भारत ने पहली बार नियर अर्थ ऑर्बिट में जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को डिप्लॉय किया। रोहिणी सैटेलाइट, तो पहली बार भारत ने नियर अर्थ ऑर्बिट में अपना पहला सैटेलाइट, रोहिणी सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट मुझे भी पता है कि वो आर्यभट्ट स्टेशन से लॉन्च किया गया, लेकिन ये भारत का पहला था, इंडिजीनियस। SLV थर्ड रॉकेट के SLV थर्ड यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
थर्ड के द्वारा जो है रोलिंग सैटेलाइट पहली बार डिप्लॉय किया गया नियर अर्थ ऑर्बिट में, और ये भारत का पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जिसको अब रिटायर कर चुकी है इसरो, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है। अगला अगर बात किया जाए तो भारत के इतिहास में जो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है, जो कॉन्फ़िगर, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोई भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, और उसमें जो कॉन्फ़िगर करना होता है यानी कि एक दूसरे के बीच में जो सामंजस्य बैठाना होता है, जो सामंजस्य बैठाने का काम है, वो सामंजस्य बिठाने का काम यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का काम, उसके जो मेन जो रोल जिनको दिया गया था वो कलाम साहब ही थे। इन्होंने PSLV के विकास में जो कॉन्फ़िगर का काम था वो इन्होंने APJ कलाम ने किया था PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने में। PSLV बहुत ही सक्सेसफुल इंडिया का रहा है लॉन्च व्हीकल, जिसने 59 एक्सपेरिमेंट जो है 59 यानी कि 59 जो है लॉन्च कर चुका है, जिसमें से मात्र 2 ही फेल हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कितना पावरफुल, कितना बेहतरीन चीज़ जो है इंडिया को देकर गए। अगला अगर बात किया जाए तो मिसाइल डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे तो भारत में जो है जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भारत में जो डेवलप की गई थी, वो प्रोजेक्ट एक चलाया गया था डेविल एंड वैलिएंट। डेविल और जो वैलिएंट, ये जो प्रोजेक्ट था डेविल और वैलिएंट प्रोजेक्ट के तहत ही जो है भारत में जो बैलिस्टिक मिसाइल थी वो इन्हीं के अंडर में डेवलप की गई थी। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो धरती के बाहर जा कर के फिर वापस आती हैं, उनको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और इनको जो है बहुत बड़ा भारत का काम दिया गया था, जिसका नाम था IGMDP। IGMDP आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार समझा होगा क्या था IGMDP। IGMDP जो है 1983 से 2008 तक चला, जिसका मतलब था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका जो जिम्मा था वो दिया गया था डॉक्टर कलाम को, और इनसे कहा गया था कि 1965 1971 भारत, पाकिस्तान और चाइना अगर देखा जाए तो ये अटैक लगातार कर ही रहे थे। इसको देखते हुए भारत ने कदम उठाया कि अभी हमें ज़रूरत है बहुत सख्त मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च करने की। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारे कलाम साहब को दिया गया, और इन्होंने जो है एक के बाद एक इस मिशन के तहत इन्होंने मिसाइल भारत को दी, जिनमें से कई मिसाइलों के नाम है जो आप अक्सर सुनते होंगे, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। ये जितनी भी मिसाइल हैं वो सारी जो है इसी का योगदान है, इसी हमारा जो मिशन था इसी का योगदान बनी। अगर बात किया जाए तो जो पोखरण का पहला भारत ने पोखरण टेस्ट किया था 1974 में, लेकिन 1998 में 11 मई 1998 में पोखरण में जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर पावर में शामिल हो गया और न्यूक्लियर पावर बनने वाला देश बन गया। इसमें अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके जो साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम जी के नेतृत्व में जो है भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब को अचीव करने की क्षमता, न्यूक्लियर टेस्ट किए, लगातार एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट किए, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि भारत को हम न्यूक्लियर पावर बना कर रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में आर्टिकल छपा हुआ था कि हमारे देश को अगर डेवलपमेंट कंट्री बनना है तो हमारे देश को जो है न्यूक्लियर पावर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, क्या था उसमें। अगला अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है सिर्फ इसी में नहीं, इन्होंने हेल्थ केयर में भी अच्छा काम किया है। जी हाँ, इन्होंने जो है एक बनाया था कलाम राजू स्टेंट। ये क्या था? दरअसल कई सारी जो हमारी कोरोनरी होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको जो है वो जम जाती हैं। जैसे जो मरीज होते हैं जो हाँफने के, या फिर जिनका हार्ट जो फेल वाला मरीज होते हैं, उनकी क्या होती हैं, जो कोरोनरी होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। उनको फैलाने के लिए इन्होंने जो है कलाम राजू स्टेंट जो है इन्होंने निर्माण किया था। ये हेल्थ केयर में अच्छा था। अगला बात किया जाए तो कलाम राजू टैबलेट भी इन्होंने बनाया था। कलाम राजू टैबलेट। अब ये सोच रहे होंगे आप ये राजू कौन है बीच में? तो राजू जो है सोम राजू एक व्यक्ति हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो है भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं सोम राजू। उनके साथ मिलकर के इन्होंने ये डिवाइस दोनों बनाई हैं। एक कलाम राजू स्टेंट जो कि कोरोनरी आर्टरी को फुलाने में किया जाता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं कोरोनरी आर्टरी उनको फुलाने में। और कलाम राजू टैबलेट का जो प्रयोग है वो इसलिए उन्होंने डेवलप किया था ताकि हमारा जो रूरल एरिया है वो जो है आज
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके, और एक टैबलेट प्रोवाइड किया था सभी रूरल डॉक्टर्स को, ताकि वो जो है एक मेडिकल डेटा, एक मेडिकल इंफॉर्मेशन, जिसको आज जो है प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लॉन्च किया है, ताकि सब लोगों का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बने, जहाँ पर इंफॉर्मेशन रखी जाए कि क्या किस व्यक्ति को क्या उपचार, कब उसने क्या बीमारी कराई, क्या उसको चीज़ें लगाई गई थी। इससे उसका एक मेडिकल ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, जिससे जो डॉक्टर है भविष्य में जब कोई उपचार आपका करेगा तो उसको पता रहेगा कि आपको भविष्य में आपके साथ क्या क्या हो चुका है। तो ये जो है को कलाम राजू टैबलेट था। अगला अगर साइंटिस्ट की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैं आपको पहले ही जो है बता चुका हूँ कि आज मैं बायोग्राफी पे बात नहीं करूँगा, उससे पहले मैं देख लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग चल रही है। यस चल रही है, ज़रूर चल रही है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका जो है नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको ज़रूर जानते होंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनको जो है अगर मैं बात करूँ तो ये जो रसिया का स्पुतनिक, मैं आपको, जैसा कि आप जानते हो, भारत में जितना भी इनकोस्पर जो आप आज इसरो देखते हो, अगर वो इसरो की स्थापना की बात की जाए तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। ये हमारे 5वें साइंटिस्ट हैं आज की वीडियो के, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो हमारी इसरो है आज की, ये इसरो आप जानते हो कि इनके सहयोग से बनी। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो एडवाइस दी थी वो विक्रम साराभाई जी के द्वारा ही दी गई थी कि आप जो है, रसिया ने स्पुतनिक लॉन्च कर दिया है, अमेरिका ने एक्सप्लोरर फर्स्ट अपना सैटेलाइट फर्स्ट लॉन्च किया है, आप क्या कर रहे हो। तो हमारे JL नेहरू जी को जो है कहा गया, तो JL नेहरू के पास उस समय पैसा नहीं था, तो इन्होंने कहा कि आप इनकोस्पर का निर्माण कीजिए। तो इनकोस्पर हमारा 1962 में जो है इनकोस्पर जो है ऑर्गेनाइजेशन बनके तैयार हुआ, जो आगे चल के इसरो के नाम से जाना गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो स्थापना का श्रेय है वो हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना चाहिए। हमारा जो थुम्बा में पहला जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, थुम्बा केरला में पड़ता है, वो 1963 में, 1963 में, देखिए इसरो का काम भी इन्होंने किया। 1963 में थुम्बा में पहला हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, उसका निर्माण जो है थुम्बा में, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। साथ ही में जो है इन्होंने एक साइड प्रोजेक्ट पे भी काम किया। साइड प्रोजेक्ट क्या था? साइड प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था कि ये दरअसल सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट था, जिसमें जो है 2400 से अधिक इंडियन कम्युनिटी को जो है एक टेलीविज़न के जरिए शिक्षित किया गया और उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, लोगों को शिक्षित किया गया। सोचिए ज़रा, आप इमेजिन कीजिए कि पहली बार जो है भारत में टेलीविज़न के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है सिखाई जा रही थी। ये साइड प्रोजेक्ट था जो नासा के सहयोग से जो है संभव हो पाया था। 1966 और के तरफ नासा के साथ कोलैबोरेशन हुआ था और ये इंडिया में चला था 1976 तरफ। ठीक है, इसके जरिए जो है 2400 इंडियन कम्युनिटी को जो है शिक्षित किया गया था। और इसकी जो है ही फाउंडेड द कम्युनिटी साइंस सेंटर इन अहमदाबाद इन 1965 टू पॉपुलराइज। इन्होंने जो है साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए साइंस सेंटर अहमदाबाद में फाउंड किया था, इसी के बाद, साइंस प्रोजेक्ट के बाद। अगला बात किया जाए तो भारत का जो पहला सैटेलाइट था जिसका नाम आर्यभट्ट था, वो जो है रसियन कोमोडोर से, आर्यभट्ट जो पहला सैटेलाइट है वो जो है इन्हीं के बदौलत जो है लॉन्च हो पाया था। और कब लॉन्च हुआ था? तो 1975 में भारत ने अपना पहला आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था उसको जो है भेजा था। और ये सैटेलाइट जो है हमारा उज्बेकिस्तान यानी कि रसिया के सहयोग से भेजा गया था, इंडिया का नहीं था इसमें सहयोग, बस इंडिया का रॉकेट था। लॉन्च उन्होंने किया था, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपना पहली बार लाए कौन थे? तो वो तो कलाम साहब लाए थे, तो वो तो बाद में आया था। ये जो है पहले लॉन्च हो चुका था आर्यभट्ट, इसलिए मैंने आपसे उस समय कहा था। अगर इनका न्यूक्लियर एनर्जी में काम का देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी इनका जो है काफ़ी योगदान है। जैसे जो हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया में, उनको जो है जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। लेकिन उनकी चूंकि डेथ हो गई थी, वो जो है चले गए थे, तो उनका जो अधूरा काम था उसका जिम्मा डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर आ चुका था। और कलपक्कम तमिलनाडु में जो है पहला FBRT यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है पहली बार अगर किसी ने इंडिया में बनाया था, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो बना के पहला अपना न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो पहला बार रिएक्टर बनाया गया था कलपक्कम तमिलनाडु में, होमी जहांगीर भाभा के बाद उनका अधूरा काम छोड़ करके पूरा करने का काम डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था।
ठीक है। अभी ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा होमी जहांगीर भाभा जी का जब बात आएगी वहाँ पे बात करूंगा, तब अभी आप थोड़ा इसको छोड़ दीजिएगा। और जो है इन्होंने और भी कई सारे काम किए हैं, कई बार जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जो है ये चेयरमैन रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस रह चुके हैं ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस इन 1968, यानी कि 1968 में जो आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी कि स्पेस में जो है क्या फॉलो होंगे रूल लाव, ये उसमें जो है इन्होंने बेहतरीन योगदान अपना दिया था इंडिया की तरफ से। और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में भी जो है एज ए चेयरमैन रह चुके हैं और कमीशन भी जो है इन्होंने उसमें देख रेख की थी। तो इनके काफ़ी योगदान है, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये हमारे 5th साइंटिस्ट जो हैं उनका योगदान मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अभी मुझे 20 साइंटिस्ट करने हैं, ठीक है। तो 5 हो चुके हैं, 15 बचे हैं। तो मैं जो हूँ, चूँकि गला सबका सूखता है, तो मैं जो हूँ थोड़ा फास्ट कोशिश करता हूँ। फास्ट कर बात की जाए, अगला अगर बात किया जाए 6 नंबर पे, 6 नंबर पे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मोक्सागुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्सागुंडम विश्वेश्वरैया क्या थे ये साइंटिस्ट, मोक्सागुंडम विश्वेश्वरैया। तो जैसा कि आप जानते हो हमारी इंडिया में जो है 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है, वो इन्हीं के ऊपर मनाया जाता है। ये एक सिविल इंजीनियर थे भारत के, और भारत के पहली बार ये एक ऐसे सिविल इंजीनियर बन के उभरे जिन्होंने अपने देश के उत्थान के लिए देश में जो इंजीनियरिंग जो होती है वो करना सिखाया कि कैसे की जाती है, और भारत के पहले बेहतरीन इंजीनियर बन के निकले। और इनको अगर बात किया जाए इन्होंने काम क्या किया था, तो इनका काम अगर देखा जाए तो ये जो साउथ के थे, ये साउथ के थे, मैसूर के। और इन्होंने जो है दक्षिण भारत में, जैसा कि आप जानते हो बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारा कुछ है, तो वहाँ पे अक्सर बाढ़ आती रहती है, कभी वहाँ पे फ्लड आता है, कभी कुछ आता है। तो कई बार क्या होता है, नगर के नगर डूब जाते हैं। इस समस्या को बचाने के लिए इनको जो है जिम्मा दिया गया डैम बनाने का। चूँकि सिविल इंजीनियर थे तो डैम बनाना भी आना चाहिए। तो डैम बनाने का जिम्मा जब इन्हें दिया गया तो ये अदर इंजीनियर की तरह नहीं इन्होंने काम किया। इन्होंने एक नई टेक्निक ही इन्वेंट कर डाली जिसका नाम था ऑटोमेटिक वियर वाटर फ्लड गेट्स। इन्होंने जो है गेट्स बनाए, किसके लिए, डैम के लिए। क्यों? क्योंकि डैम में जो है मैक्सिमम पानी को भरा जा सके, और जब पानी ज़्यादा हो जाए तो वो गेट के माध्यम से बाहर छोड़ा जा सके, जिससे जो नदियाँ का जो डैम का पानी है वो कृषि सिंचाई में प्रयोग हो सके और उसका सदुपयोग किया जा सके, और गांव में बाढ़ ना आए, शहरों में बाढ़ ना आए। ये इन्होंने ठेका संभाला, इन्होंने गेट बनाए, गेट। अगला अगर बात किया जाए तो इन्होंने ऑटोमेटिक गेट बनाए थे। ऑटोमेटिक गेट वो संभाल लेते थे सब चीज़ें। और पहली बार जो इनके बनाए गए गेट थे वो डिप्लॉय किए गए थे पुणे में डिप्लॉय किए गए थे 1903 में, पुणे में। उस डैम का, उस रिजर्वायर का नाम था खड़कवासला रिजर्वायर इन पुणे इन 1903। अगला अगर बात किया जाए तो कृष्ण राजा सागर डैम इन्होंने जो है मैसूर स्टेट के चीफ इंजीनियर के तौर पर इन्होंने जो है कृष्ण राजा सागर डैम का निर्माण किया था। कृष्ण राजा सागर डैम का निर्माण भी इन्हीं के ऊपर जाता है, श्रेय इनको दिया जाता है। इनको जो है चीफ इंजीनियर बनाया गया था मैसूर स्टेट का। इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग जगह पे जाते हुए, अदन में कभी गए, कभी रसिया में गए, वहाँ पे भी इन्होंने डैम बनाया, बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए इनको जो है, ऐसे ही नहीं इनको इतना उपाधि दिया गया है। हालांकि इनको जो है वापस बुला लिया गया था, इनको चीफ इंजीनियर बना दिया गया था, मैसूर के राजा ने इनको चीफ इंजीनियर बना दिया था। और इन्होंने जो है इंडस्ट्रियों के लिए भी बहुत सारा काम किया। जैसे इन्होंने जो है इंडस्ट्री के लेवल पे क्या किया, तो इन्होंने जो है दीवान ऑफ मैसूर के तौर पर भी काम किया। देखिए, चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं मैसूर के, और ये दीवान भी रह चुके हैं मैसूर के। तो जब ये मैसूर के जब ये दीवान थे तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है मैसूर सोप फैक्ट्री, ये इनके इंडस्ट्रियल काम है, मैसूर सोप फैक्ट्री, यानी कि इन्होंने साबुन फैक्ट्री का जो है निर्माण कराया, मैसूर सोप फैक्ट्री। और जो है बेंगलोर पॉलिटेक्निक, सोचिए क्या विजन रहा होगा। 1914 समय की बात है ये, उस समय की 1914, 1915, 1920 तरफ की। और इन्होंने जो है सिर्फ इसी में नहीं, इंडस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ करके इन्होंने बैंक में भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने, इनके ही सहयोग से स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बनी थी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। और जो है इनको भारत रत्न से नवाजा गया 1955 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और ये भारत के जो है 15 सितंबर को इनके जन्म दिवस को भारत इंजीनियर डे के तौर पे मनाता है। अगले हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अगले हमारे जो व्यक्ति हैं वो हैं मेघनाथ साहा। 7 नंबर पे बात की जाएगी अब मेघनाथ साहा जी के बारे में। कौन थे मेघनाथ साहा?
अगर मेघनाथ साहा की बात की जाए तो ये बहुत ही जो है इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं। ये एस्ट्रोफिजिक्स हैं, सॉरी ये इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया है और इन्होंने जो है अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, यानी कि जितनी भी अंतरिक्ष की स्टीलर बॉडीज होती हैं, जो भी खगोल पिंड होते हैं, उन पे इन्होंने अध्ययन किया, खास करके तारों पे, जो स्टार्स होते हैं, तारे। तो तारों पे जो है इन्होंने वर्क करते करते साहा आयोनाइजेशन रिएक्शन का इन्वेंट किया। इन्होंने एक रिएक्शन दी थी इस दुनिया को जिसको हम कहते हैं साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन। साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन, ये क्या थी इक्वेशन, क्या इसका तात्पर्य था? आजकल हमारे साइंटिस्ट जो है स्टार्स पे स्टडी करते हैं, तारों पे स्टडी करते हैं, लेकिन वो तारों के बारे में रहस्य उनके खोलने वाले वो साहा थे, वो मेघनाथ साहा थे। इन्होंने साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन का तात्पर्य क्या है, तो मैं आपको बहुत सीधी समस्या बता देता हूँ, क्योंकि आपको जनरल स्टडी पढ़ना है, ना कि आपको डीप में पढ़ना है। तो हाउ एटम्स इन अ गैस गेट आयोनाइज विद द टेम्परेचर, यानी कि तारों में टेम्परेचर बदलने पर, तारों में जैसे ही टेम्परेचर बदलता है तो उसके जो आयनाइजेशन होता है, यानी कि तारों में जो आयनाइजेशन होता है टेम्परेचर बदलने पर, उसका क्या इफेक्ट होता है, इसी रिएक्शन में उन्होंने बताया है। यानी कि इस रिएक्शन में क्या है, साहा आयनाइजेशन रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ये है कि तारों का टेम्परेचर जब बदलता है तो उसका उनके आयनाइजेशन पे, तारों के आयनाइजेशन पे क्या प्रभाव होता है, इसका अगर रिलेशन कहीं पे है तो वो इस इक्वेशन में है, इस समीकरण में है। अगला अगर बात किया जाए तो इन्होंने भारत के न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेक्ट्रोफिजिक्स में भी बहुत सारा योगदान दिया है, न्यूक्लियर फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में। और इन्होंने जो है पहली बार, ध्यान दीजिए, पहली बार भारत में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जाए एमएससी में, उसका एक सिलेबस डिजाइन किया था, न्यूक्लियर फिजिक्स भारत में पढ़ाई जानी चाहिए। और वो न्यूक्लियर फिजिक्स भारत में पढ़ाई जाए, इसका सिलेबस इन्होंने कब दिया था, 1940 में। तभी से भारत में न्यूक्लियर फिजिक्स एमएससी में पढ़ाई जाती है, ये इन्होंने ही बताया था। अगला अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है कंट्री का पहला साइक्लोट्रॉन बनाया, और इन्होंने जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी किए। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कलकत्ता का निर्माण करवाया, और इन्होंने जो है कई सारी लेबोरेटरी भी बनवाई, और इन्होंने जो है कई सारी एकेडमीज इंडिया में साइंस के लिए बनवाई। इनका सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा, और इन्होंने जो है एक जनरल लिखा था साइंस एंड कल्चर 1935 में, जो कि काफ़ी फेमस रहा। और इन्होंने जो है इंडिया के इलेक्शन 1951 में एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर जीता भी था पार्लियामेंट का। अगला अगर साइंटिस्ट की बात किया जाए तो अगले हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो चलिए इन पे भी बात कर लेते हैं। हरगोविंद खुराना कौन थे, क्या था हरगोविंद खुराना का योगदान? तो 1968 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। हरगोविंद खुराना काफ़ी जो है ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यानी कि इंडिया में पैदा हुए थे बट ये अमेरिका चले गए थे। इनको भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ इनको शायद जो है पद्म विभूषण से 2018 में इनकी मृत्यु उपरांत इनको नवाजा गया। इन्होंने जो है दुनिया को ये बताया जीन के बारे में, क्या होता है जीन। तो जीन को मैं आपको अगर बताऊं तो जीन कुछ ऐसी चीज़ होती है, यदि आप किसी भी व्यक्ति के जीन में चेंज कर दो तो उस व्यक्ति का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वही पूरा बदल जाएगा। अब जीन जो है वो सभी लोगों के शरीर में होता है, आप चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इंसान हो, उनका जीन में अगर आप चेंज कर दो तो उनकी जीनोम, उसको कहते हैं जीनोम एडिटिंग। जैसे आप नहीं आज सुनते होगे कि इसमें एक नया हाइब्रिड बीज आया है जो है कम पानी लेता है या ज़्यादा पानी लेता है, या फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। ये सब कैसे होता है, आप कभी आप सोचते हो कि आज जो है बच्चे को आप उसको कलर डिसाइड कर सकते हो पैदा होने से पहले कि बच्चे का कलर क्या होगा, बच्चे की आँख कैसी होगी, बच्चे की नाक कैसी होगी, ये सब कैसे होता है? ये सब होता है जीनोम एडिटिंग के द्वारा, जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा, जीन सिंथेसिस के द्वारा, कैसे सब कुछ हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में डीएनए होता है, और डीएनए हमारी शरीर का इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो कि हमारा सब बता देता है कि हमारे शरीर की जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी जो जानकारी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए बोले तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब होता क्या है हमारे शरीर में, सबसे पहले हमारे शरीर में होता है डीएनए। देखिए हमारे शरीर की जो फंडामेंटल लाइफ यूनिट है वो सेल है, और सेल में ही बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो डीएनए होता है वो हमारे शरीर के सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, पूरा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, और इसी में एक छोटी सी चीज़ पाई जाती है जिसका नाम डीएनए है। डीएनए होता क्या है, डीएनए जो है,
डीएनए से जो चीज़ें हैं वो आरएनए में जाती हैं, आरएनए में, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। आप एक चीज़ समझिए, डीएनए से जो है, डीएनए हमारे शरीर में डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। क्या होता है, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। आप ऐसे से नहीं देखते होगे, डीएनए जो है डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स बोले तो ये जो लेयरिंग है ना, इसको हेलिक्स कहते हैं, डबल हेलिक्स। आरएनए जो है ये सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स। इनमें एक ये लाइन होती है, सिंगल हेलिक्स होता है। इसको जो लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने के लिए जो है 4 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, AGCT, जिसमें एडगमिन, ग्लोनिन, और इस तरीके से देखा जाए तो इसको लिखने के लिए जो ज़रूरी होता है AGCU। ये 4 चीज़ें होती हैं जिससे जो है इसको लिखा जाता है। जैसे जो ये है तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ATGC, ATGC, ऐसे जो है लिखा जाता है डीएनए को। हालांकि आपको पढ़ना नहीं, बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसको लिखा जाता है 4 शब्दों से, 4 अक्षरों से, AGCT। इसको बनाया जाता है AGCU से, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर इसमें होती है। और ये जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका जेनेटिक डिसाइड करता है, जेनेटिक का मटेरियल इसी में होता है। और इसमें जो है डीएनए में, अभी इसकी बात करेंगे, इसमें होती है राइबोज शुगर, इसमें होती है राइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर होती है। और ये हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन आपके शरीर में कैसे बनेगी तो उसकी जानकारी कौन बताता है, आरएनए। और आरएनए को कौन जानकारी देता है, डीएनए। मतलब प्रोटीन आपके शरीर में, यानी कि पूरे शरीर का जो निर्माण है, आपके शरीर में जितने भी एंटीबॉडी बनते हैं रोगों से लड़ने के लिए, उसका जो प्रोटीन है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए जितना भी प्रोटीन आपके शरीर में है, वो चाहे आपका शरीर का डेवलपमेंट हो, फिर चाहे वो रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी हो, वो सारी कहाँ से बनती हैं, डीएनए से जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए में, और आरएनए से जो ट्रांसलेशन होता है, आरएनए से ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन में। इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पे जा कर के पहले डीएनए बताता है आरएनए को, आरएनए बताता है प्रोटीन को। अब अगर डीएनए बताता है जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि यहीं पे आपकी जेनेटिक मटेरियल लिखा होता है कि आप भविष्य में किस बीमारी से ग्रस्त होगे या कैसा आपका डीएनए है, उस हिसाब से आपको भविष्य बताया जा सकता है कि आप किस बीमारी से होगे, कि आपको कैंसर होगा या नहीं होगा, यहाँ पे बताया जा सकता है। डीएनए में एक स्पेशल चीज़ होती है, आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको कहते हैं जीन। तो हमारे सबके शरीर में जो है डीएनए होता है, और डीएनए मिलकर बनता है जीन से। और जीन हमारे शरीर में होते हैं 30,000 जीन होते हैं हर व्यक्ति के शरीर में। हर व्यक्ति के शरीर में 30,000 जीन होते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम ही वर्किंग होते हैं, आधे तो बेकार होते हैं, फालतू के होते हैं जीन। तो हमारे शरीर में जो है जीन होते हैं, और अगर ये जो जीन है इनमें अगर हम छेड़छाड़ कर दें, इनको हम छेड़छाड़ कर दें, यही बताया था हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने क्या बताया था, हरगोविंद खुराना ने यही बताया था कि आप यदि इस जीन में परिवर्तन कर देते हो तो आप जो है प्रोटीन में परिवर्तन कर दोगे। जी, यदि आप जीन में परिवर्तन करोगे, जीन में परिवर्तन होगा तो डीएनए में परिवर्तन होगा। डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए को बताएगा, आरएनए ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन को बताएगा। फिर उस हिसाब से आपके शरीर में प्रोटीन फॉर्म होगी, उस हिसाब से जो है आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, उस हिसाब से जो है आप रोगों से लड़ पाओगे, उस हिसाब से अपने शरीर का डेवलपमेंट आप कर पाओगे, उस हिसाब से आप चाहो तो अपनी आंखों का कलर डिसाइड कर सकते हो, उस हिसाब से चाहो तो आप पौधों को जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कम पानी वाले पौधे बना सकते हो, ज़्यादा फसल वाले पौधे बना सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तो वाकई में एक दुनिया का बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, इसलिए जो है। और हाँ, प्रोटीन के बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वो सब फार्मेशन करते हैं प्रोटीन्स का, बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स का फार्मेशन नहीं करते हैं, ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको सिखाई, इसको सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका ये योगदान था हरगोविंद खुराना का। ये साइंटिस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और जो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। तो अगले साइंटिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है 9वें साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। देखते हैं होमी जहांगीर भाभा का क्या योगदान रहा। और इन पे चूँकि मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर पावर के बारे में मैं बात इन्हीं के ऊपर करूँगा,
जब इनका लेक्चर आएगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ हमारे इस वीडियो के 9वें साइंटिस्ट, 9th साइंटिस्ट, जिनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। भामा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था टाटा के द्वारा। तो ये जो है भारत में जो है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि भारत में न्यूक्लियर अगर पावर की अगर बात की जाए तो ये उसके जो है जनक माने जाते हैं। यानी कि भारत में जितना भी न्यूक्लियर से रिलेटेड काम है उसके जो है ये फाउंडर एक तरीके से आप मान सकते हो। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया न्यूक्लियर के उसमें। तो इन्होंने क्या क्या काम किया उस पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है, मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है भारत में सबसे पहले तो इन्होंने जो है भाभा स्कैटरिंग का खोज किया। इन्होंने भाभा स्कैटरिंग का खोज किया। भाभा स्कैटरिंग क्या कहती है? भाभा स्कैटरिंग कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो वो एनर्जी को कैसे एक्सचेंज करते हैं और किस डायरेक्शन में एक्सचेंज करते हैं, ये जो है कौन बताता है? ये बताता है भाभा स्कैटरिंग इफेक्ट। ये किसने इन्वेंट किया था? तो ये जो है होमी जहांगीर भाभा जी का देन है। और इन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जो ये जो है भाभा स्कैटरिंग कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो किस प्रकार से अपनी एनर्जी और किस डायरेक्शन में जो है एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, ये भाभा स्कैटरिंग इफेक्ट हमें बताता है। वहीं पे भाभा हिटलर इफेक्ट भाभा हिटलर थ्योरी क्या कहती है? भाभा हिटलर थ्योरी। तो भाभा हिटलर थ्योरी ये कहती है ये हेल्प्स करती है साइंटिस्ट को प्रेडिक्ट एंड एनालाइज आउटकम्स ऑफ दिस कोलाइजन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स के बीच में जब रिएक्शन होती है, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनमें जो है कोलिजन के बाद उसका क्या आउटकम होगा, ये भाभा हिटलर थ्योरी आपको बताती है। क्योंकि आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो, आपको जो है जनरल स्टडी जानना है, इसलिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या थ्योरी का मतलब होता है। अगला अगर बात किया जाए तो हमारे धरती पे जो है बहुत सारी जो है कॉस्मिक रे आती हैं और बहुत सारे मेसॉन्स रे भी आती हैं। उन कॉस्मिक रे पे भी जो है इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। और यूकोवा पार्टिकल्स पे भी इन्होंने जो है स्टडी की है, मेसॉन्स पे भी इन्होंने स्टडी की है। इनका वर्क मेसॉन्स पे भी देखने को मिलता है। अगला अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया, ये तो इनके थे छोटे छोटे काम जो कि मैंने आपको बताना उचित समझा, क्योंकि आपको इनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। अब इनका जो मेन काम है वो न्यूक्लियर, यानी कि एटम बम, हाइड्रोजन बम कैसे बनते हैं, इस पे इन्होंने जो है बहुत भयंकर काम किया। इन्होंने न्यूक्लियर पावर को कंज्यूम किया जाए इस पर भी विशेष बल दिया। कैसे जो है एटम बम बनते हैं, कैसे न्यूक्लियर बम बनते हैं, ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मेरे आज से 3 साल पहले का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा जहाँ मैंने बताया था कि एटम बम, हाइड्रोजन बम कैसे बनते हैं। फिलहाल आज मैं जो बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पे बात करने वाला हूँ कि न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर होते हैं, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का मतलब होता है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी जो बम के लिए प्रयोग की जा रही थी उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलिए और इस समाज को जो है आप कम से कम खर्च में न्यूक्लियर एनर्जी दे सकते हो। ये समाज जो है, जो बिजली आप यूज करते हो वो बम से लाइए, वो हाइड्रोजन से लाइए, बस उसको उसी को जो है फाड़ना नहीं है, लोगों को मारना नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कीजिए। उसी जहाँ पे इस बिजली बनाई जाती है उसको हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहते हैं, आपको पता होगा। अब जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं थर्मल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, एक होते हैं एफबीआर। ये वही एफबीआर है जब मैंने अभी आपको विक्रम साराभाई वाले में बताया था, लेकिन अब मैं डिटेल में बात करूंगा। न्यूक्लियर थर्मल रिएक्टर की बात की जाए तो भारत में थर्मल रिएक्टर टोटल 22 हैं, 22 थर्मल रिएक्टर जो कि यूरेनियम पे शायद चलते हैं। और जो एफबीआर है ये एक ही है जो कलपक्कम तमिलनाडु में है। अब बात की जाए कि जो थर्मल रिएक्टर होते हैं वो 2 तरीके के और होते हैं। एक चलते हैं एक में जो है जो मॉडरेटर यूज होता है वो D2O यूज होता है। मॉडरेटर बोले तो कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो मॉडरेटर का प्रयोग करना पड़ता है। मॉडरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पानी होता है H2O, एक होता है D2O बोले तो भारी पानी। भारी पानी का क्या मतलब सीन है? भारी पानी का अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से भारी पानी के जो रिएक्टर होते हैं, यानी कि D2O के जो रिएक्टर होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है PHWR, दूसरा जो रिएक्टर होता है वो होता है AHWR। अगर वहीं पे पानी के अगर रिएक्टर देखा जाए तो थर्मल रिएक्टर का ही पार्ट है, उसके 2 रिएक्टर और होते हैं BWR और PWR। और जो FBR है वो भारत में एक ही है। अब बात की जाए कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो भारत में चला था वो था क्या
और कैसे वो शुरुआत किया गया, आखिर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया में क्या कहता है, क्या आपको जो है समझना चाहिए। तो ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बात कर ली जाए, तो जब बात न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की होती है तो आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रोग्राम 3 स्टेज में चालू किया गया था। और ये किसके द्वारा बताया गया था, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा ही बताया गया था। ये 3 स्टेज प्रोग्राम था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या था कि आप विदेशी कंट्री की हेल्प लीजिए। दूसरा में क्या था कि लिमिटेड हेल्प लीजिए दूसरी कंट्रियों की। तीसरा में क्या था, इंडियन आप हेल्प लेना बंद कर दीजिए। ये 3 स्टेज प्रोग्राम था न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जो सजेस्ट किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। इसमें था क्या, इसमें दरअसल PHWR जो अभी मैंने लिखवाया था, इसलिए मैंने उस समय नहीं आपको बताया था। इसमें PHWR, इसमें FBR रिएक्टर का यूज होता है, इसमें PHWR का यूज होता है। PHWR D2O से बनता है, D2O जो थर्मल रिएक्टर है उससे PHWR रिएक्टर बनता है। FBR जो है वो अलग प्रकार का रिएक्टर होता है, और इसमें जो है AHWR रिएक्टर का यूज होगा। इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत अच्छी पेशकश जो है पेश की, और जिसको आप जब सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे कि ऐसा क्या हो सकता है। यस, इन्होंने कहा कि यूरेनियम, देखिए यूरेनियम जो है इस दुनिया में 3 एलोट्रॉप्स के रूप में पाई जाती है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। जिसमें यूरेनियम जो 233 है बिल्कुल कम पाई जाती है, इसलिए बुकों में नहीं दी होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 3 है। अब यूरेनियम, इन्होंने कहा कि यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 को जब आप यूरेनियम 238 पे रिएक्शन कराते हो, यूरेनियम 235 को जब आप यूरेनियम 235 पे जब आप न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराते हो, यूरेनियम 235 पे जब आप न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराते हो, तो यूरेनियम 235 तो एनर्जी बनाती है, लेकिन इससे बचे हुए कुछ न्यूट्रॉन्स इस पे भी अटैक करते हैं, और जब इस पे अटैक करते हैं तो इससे बनता है प्लूटोनियम 239 बनता है, प्लूटोनियम 239 बनता है, जिसको आप जमा कर लीजिए अलग। आप देख रहे हो ये चीज़, मतलब हमें एनर्जी भी मिल गई और ये नया हमें चीज़ भी मिल गया, जिसको हम फर्दर यूज करेंगे सेकेंड स्टेज में। फिर अगला इन्होंने बताया कि आप प्लूटोनियम 239 पे बमबारी कराइए न्यूट्रॉन्स की, और यूरेनियम 238 को भी जो है साथ में रखिए। इसमें जब आप प्लूटोनियम 239 पर जब बमबारी न्यूट्रॉन्स की कराएंगे तो उसके कुछ न्यूट्रॉन उठक करके इसको भी लगेंगे जा करके, और जब इसके लगेंगे जा करके तो इससे बनेगा हमारा प्लूटोनियम 239, और जब इससे प्लूटोनियम 239 बनेगा तो इसको फिर जमा कर लीजिए, और जब इसको जमा कीजिए तो फिर रिएक्शन कराइए प्लूटोनियम 239 को जो है थोरियम 232 से जो आप रिएक्शन कराइए। प्लूटोनियम 239 जब थोरियम 232 से रिएक्शन करेगा तो ये जो है फर्दर बनाएगा यूरेनियम 233, इसको फिर जमा कर लीजिए, फिर हम उसको बाईपास करेंगे थर्ड स्टेज में। आप एक चीज़ ये देखिए, इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, इसके न्यूट्रॉन उलटक करके इसके लगते हैं, इसके उलटक करके इसके लगते हैं, फिर हमें एक नई एनर्जी सोर्स प्राप्त होता है, इसको हम जो जमा कर लेते हैं, जिसको हम फर्दर प्रयोग करेंगे। लास्ट स्टेज में क्या होता है, ये इंडिजीनियस, यानी कि इसमें कोई भी विदेशी का इस्तेमाल नहीं होगा, ये इंडिया स्वयं करेगा, इसमें हेल्प विदेशी ली जाएगी, इसमें लिमिटेड हेल्प ली जाएगी, इसमें पूरा इंडिया होगा। अब इसमें होता क्या है कि यूरेनियम 233 की रिएक्शन होती है थोरियम 232। जब यूरेनियम 233 थोरियम 232 के साथ जब रिएक्शन करता है, या इस पे जब बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन्स की, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके भी लगते जाकर, कुछ न्यूट्रॉन्स इसके भी लगते जाकर के, तो इससे मिलकर बनता है यूरेनियम 233। और FBR जो रिएक्टर होता है, इसको किसी मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा FBR रिएक्टर होता है, मैं बताना भूल गया था, जो हमारा FBR रिएक्टर होता है उसको किसी भी मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती है, और ये जितनी एनर्जी जितना जो है फ्यूल लेता है उससे ज़्यादा तो फ्यूल दे देता है। मैं आपको बता दूं, ये जितना फ्यूल FBR रिएक्टर लेता है, हमें पता है कि यहाँ पे AHWR लिखा है, वो रिएक्टर नहीं है, लेकिन मैं FBR के बारे में आपको बता दूं, उस समय बताना भूल गया था कि जो FBR रिएक्टर होता है वो जितना एनर्जी लेता है उससे ज़्यादा एनर्जी आपको देता है। तो ये चीज़ जो है FBR रिएक्टर की खास उसको बनाती है, तो आपके बारे में पता होना चाहिए। अगला अगर बात किया जाए, अगला जो है बात किया जाएगा जिस साइंटिस्ट के बारे में, तो उस साइंटिस्ट का नाम है मैं आपको बता दूं, एस चंद्रशेखर, यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
तो अब जो है हम बात करेंगे एस चंद्रशेखर के बारे में, और ये हमारे 10th साइंटिस्ट हैं। ये हमारे 10th साइंटिस्ट हैं, यानी कि 10वें साइंटिस्ट के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। क्या हैं ये एस चंद्रशेखर? तो ये हमारे 10th साइंटिस्ट हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो इंक है वो ख़त्म हो रहा है, और हम कम से कम कोशिश करेंगे अब बोर्ड पे लिखें। आप लोग सपोर्ट दिखाइए ताकि जो है ये जो हालत है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो एस चंद्रशेखर जी के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा जो एस चंद्रशेखर जी हैं, ये जो है मैं इसको लगा देता हूँ और ऐसे ही जो है आपको समझा देता हूँ क्योंकि इंक नहीं बची है। तो एस चंद्रशेखर जो है वो अगर बात किया जाए तो एस चंद्रशेखर कौन थे? तो ये जो है एस चंद्रशेखर ने जो काम किया है वो चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर काम किया है। चंद्रशेखर लिमिट क्या थी? चंद्रशेखर लिमिट ये कहती है, तो उससे पहले चंद्रशेखर लिमिट मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि एक स्टार बनता कैसे है। तो एक स्टार जो है बहुत सारा जो है जो कूड़ा कचरा आसमान में होता है वो एक जो है नेबुला बन जाता है। मतलब जितना भी जो है, देखिए स्टार फॉर्मेशन के मतलब दुनिया के रहस्य को सुलझाने में कि दुनिया कैसे बनी, क्या बनी, प्लैनेट कैसे आए, इस पे जो है कांट और लाप्लेस ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लेकिन एक स्टार कैसे बनता है? जब जो है आसमान में कई सारे जो है गैस के गोले जब वो एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ने लगते हैं और वो डेंस होते चले जाते हैं, एक गोले के तरीके से डेंस होते जब चले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एस चंद्रशेखर की, और इनकी चंद्रशेखर लिमिट क्या थी? एस चंद्रशेखर की चंद्रशेखर लिमिट क्या थी? इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो जब बहुत सारे गोले जो होते हैं, वो जब गैस के गोले जो है एक साथ कंबाइन होने लगते हैं तो उनके अंदर क्या लगने लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और बाहर की ओर क्या लगने लगती है? बाहर की ओर जो है बात करेंगे, अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगती है। इससे बनता है एक नेबुला। और जब नेबुला बनता है तो ये जो है आउटडेंस होते जाते हैं, डीप प्रेशर लगता जाता है, भारी प्रेशर लगता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते जाते हैं गैस के गोलों में तो वो एकदम हार्ड टफ हो जाते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन होता है प्रोटोस्टार का। उसके बाद एक बनता है प्रोटोस्टार। इस प्रोटोस्टार से क्या होता है? तो ये प्रोटोस्टार जो है कब कहलाता है प्रोटोस्टार? एक प्रोटोस्टार कब बनता है? प्रोटोस्टार का मतलब अब नया बच्चा है स्टार का जो भी अभी जन्म लिया है। तो प्रोटोस्टार तब बनता है जब किसी भी स्टार की जो कोर है उसका टेम्परेचर कम से कम 10 मिलियन टेम्परेचर हो जाए। जब उसका टेम्परेचर 10 मिलियन हो जाएगा तो उसको हम कह सकते हैं कि अब वो जो है प्रोटोस्टार बन चुका है। यानी कि जब किसी भी स्टार की जो कोर का टेम्परेचर है जब 10 मिलियन टेम्परेचर हो जाता है, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसको हम जो है प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार के बाद क्या होता है? प्रोटोस्टार के बाद जो है इसमें फ्यूजन चालू हो जाता है। फ्यूजन बोले तो फ्यूजन का मतलब ये होता है कि इसमें दो ही लोग होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन। जब बहुत सारे हाइड्रोजन इस जो ये स्टार है, ये जो तारा है, इसमें हाइड्रोजन होते हैं। जब हाइड्रोजन पार्टिकल्स एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम जन्म देते हैं प्लाज्मा को। ये फिर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो हाइड्रोजन जब एक दूसरे से मिलता है, रिएक्शन करता है, तो हीलियम को जन्म देता है, जिसके कारण एक थर्मल फोर्स लगती है बाहर की ओर, थर्मल फोर्स। और ये थर्मल फोर्स का काम क्या होता है? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अंदर की ओर, खींच रही है तारे को ताकि वो सिकुड़ता रहे, और थर्मल फोर्स बाहर की ओर लग रही है। जब होता क्या है कि बहुत साल हो जाते हैं, बहुत सालों के बाद बहुत दिन हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि इसमें कितनी एनर्जी थी, कितना इसमें मैटर था जलने के लिए। जब सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तब ये क्या होता है? अच्छा, ये जो अभी ये बना है प्रोटो स्टार से एक स्टार बना है जिसमें जब इसका टेम्परेचर कोर का 10 मिलियन डिग्री हो चुका है, तो अब ये जो है एक मेन स्टार बन चुका है। मेन स्टार के तौर पे ये काम करेगा, तारे के तरीके से काम करेगा और तारा बने रहेगा। लेकिन जब इसमें जो है फ्यूल ख़त्म होने लगेगा तो ये जो है ये जब फ्यूल इसमें ख़त्म होने लगता है, कम हो जाता है फ्यूल, तो ये जो जो ये थर्मल फोर्स है ये कमज़ोर होने लगती है। ये थर्मल फोर्स कमज़ोर होने लगती है। थर्मल फोर्स जब थर्मल फोर्स कमज़ोर होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो होगा क्या? अब ये स्टार जो है वो फटेगा, यानी कि अब इसमें होगा सुपरनोवा। और जब सुपरनोवा होगा तो वो कैसे होगा? यहीं पे है एस चंद्रशेखर का काम आ जाता है। ये कहते हैं कि जब स्टार का मास
देखिए सबसे पहले बाद में ये बन जाता है रेड जाइंट, रेड जाइंट बन जाता है, मतलब ये आग का गोला बन जाता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जब गैस आपके घर पे ख़त्म होने वाली होती है तो उसमें लाल लाल होने लगती है ना, ऐसे ही तारा भी हो जाता है अंत में। लेकिन सवाल ये है कि क्या बनेगा, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये जो निर्धारित करेंगे एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर लिमिट इनकी यहीं पे काम आती है। ये कहते हैं कि जब मास ऑफ स्टार यानी कि अगर स्टार का इसका जो मास है वो अगर सन के मास के बराबर है या उससे कम है तो वो बनेगा वाइट डॉर्फ। यानी कि इस स्टार का मास इस स्टार का मास इस स्टार का मास यदि यदि सन के मास के 1.4 गुना है तो ये जो है हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा आसमान में और ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, यानी कि छोटा बौना तारा बन के रह जाएगा। लेकिन अगर इस स्टार का मास सन के मास से ज़्यादा है तो ये जो है कोलैप्स कर जाएगा आसमान में, वहीं मतलब जो बियॉन्ड द स्पेस है उसमें ये कोलैप्स कर जाएगा। और ये फॉर्मेशन किसका करेगा? ये या तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, और या तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। यानी कि पहले जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि इस दुनिया में जो है ब्लैक होल और ये जो न्यूट्रॉन ऐसा कुछ होता नहीं है, बस स्टार जो है जो तारा है वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है और वो ज़िंदगी भर वाइट ड्वार्फ बना रहता है। वाइट ड्वार्फ इसको क्यों कहते हैं वाइट ड्वार्फ इसको इसलिए कहते हैं, मतलब छोटा बौना या सफ़ेद बौना इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो है जब इसमें कुछ बचता ही नहीं है, जब सब खत्म ही हो जाता है तो वो कार्बन का बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? सफ़ेद होती है, तो इसीलिए उसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं। यानी कि एक स्टार कोलैप्स कर जाएगा सुपरनोवा के द्वारा या ज़िंदगी भर बना रहेगा इन द नेम ऑफ वाइट ड्वार्फ। ये कौन डिसाइड करता है? ये एस चंद्रशेखर लिमिट डिसाइड करती है। जो एस चंद्रशेखर लिमिट थी इसकी खोज की गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। एस चंद्रशेखर को पद्म विभूषण मिला था 1968 में, और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं इनको दी गई थी रिकॉग्निशन में। तो यही जो थी, इन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में बताया, इन्होंने जो है न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब यदि मास जो है एक तारे का यदि सन के मास से बराबर है या उससे कम है तो जो है वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा और आसमान में हमेशा रहेगा वाइट ड्वार्फ बन करके, कार्बन का एक गोला बन करके। लेकिन यदि मास स्टार का अगर यदि जो है सन के मास के 1.4 गुने से ज़्यादा है, 1.44 गुने से अगर ज़्यादा है तो वो आसमान में न्यूट्रॉन या ब्लैक होल की फॉर्म में कोलैप्स कर जाएगा। ब्लैक होल मैं आपको बता दूं ये बहुत ही डेंजर चीज़ होती है जिसमें जो है लाइट भी वापस नहीं आ सकती है। ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट होता है। तो आज जो है मैंने बात किया 10 साइंटिस्ट के बारे में, 10 वैज्ञानिक के बारे में, और मैंने जो है आपको 10 इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात किया। मैंने शुरुआत में जो है आपसे कहा था कि मैं 20 साइंटिस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा, बट चूँकि जो है इसमें जो है चल भी नहीं रहा है बोर्ड पे, तो इस कारण बस मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। और आज मैंने 10 साइंटिस्ट का बात किया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आएंगे, सेकंड वीडियो, जिसमें हम बचे जो साइंटिस्ट 10 हैं जिनकी आज बात नहीं हो पाई है, 10 ही की बात हो पाई है, उसी में जो है 2 घंटे लग गए। लेकिन जो है बचे हुए लोगों के बारे में भी जो है हम बात करेंगे। और आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और जो है जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो साइंस का वीडियो है जिसको मैंने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सारी बातें समझाई, इसको जितना ज़्यादा हो शेयर करें।